नमस्कार दोस्तों, स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, हम कर रहे हैं आरएएस प्रीलिम्स 2023 की प्रिपरेशन, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नीति आयोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना है आरएएस प्रीलिम्स 2023 में। तो इसको आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे नीति आयोग को। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें हम 6 चीज़ें पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ेंगे नीति आयोग का परिचय, उसके बाद में हम पढ़ेंगे नीति आयोग के कार्य, इसके बाद नीति आयोग की संरचना, नीति आयोग के कौन कौन से स्तंभ हैं, कितने स्तंभ हैं, नीति आयोग की प्रमुख योजनाएं और नीति आयोग के द्वारा विभिन्न सूचकांक जो इंडेक्स जारी किए जाते हैं उसमें राजस्थान की कौन सी रैंकिंग है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं नीति आयोग का। यदि आपसे नीति आयोग के बारे में पूछा जाए नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये एक सरकार का थिंक टैंक है, यानी कि ये सरकार को हर एक मुद्दों पे क्या करता है, सलाह देता है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई, तो स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग के स्थान पे योजना आयोग काम करता था, यानी योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग की स्थापना की बात करें तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक आयोग है। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक आयोग है। इसकी स्थापना की बात करें तो मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा नीति आयोग की स्थापना की गई थी। अब हम बात करते हैं नीति आयोग के कार्यों के बारे में। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर रिसर्च करना तथा सरकार को रणनीतिक तथा तकनीकी सलाह देना नीति आयोग का काम है। यानी नीति आयोग एज ए थिंक टैंक काम करता है जो कि सरकार को सलाह देता है। इसके अलावा केंद्र व राज्यों के मध्य सहयोग बढ़ाने का काम भी नीति आयोग करता है। राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन को बढ़ाने के लिए अलग अलग इंडेक्स जारी करता है, जिससे कि जो राज्य हैं वो इम्प्रूव कर सके। कौन कौन से इंडेक्स जारी करता है नीति आयोग, तो देखो, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक जारी करता है, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी करता है, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, भारत नवाचार सूचकांक, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, डिजिटल परिवर्तन सूचकांक और जिला अस्पताल सूचकांक। इन सूचकांकों के माध्यम से राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने का काम करता है। नीति आयोग की संरचना की बात करें तो इसमें सबसे पहले होता है अध्यक्ष, और अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। और वर्तमान में नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं श्री नरेंद्र मोदी। याद रखना है, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो हैं वर्तमान में सुमन के बेरी। इसके अलावा नीति आयोग के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो है वर्तमान में बीवीआर सुब्रमण्यम, और इनसे पहले थे अमिताभ कांत। इसके अलावा होते हैं इसमें पूर्णकालिक सदस्य जो कि अधिकतम 4 हो सकते हैं, और अंशकालिक सदस्य जो कि अधिकतम 2 हो सकते हैं। इसके अलावा नीति आयोग में एक शासकीय परिषद यानी गवर्निंग काउंसिल भी होती है। इसमें शामिल होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पदाधिकारी यानी कि ब्यूरोक्रेट। ये संरचना है नीति आयोग की। इसके बाद में है नीति आयोग के स्तंभ, और नीति आयोग के 7 स्तंभ हैं। कौन कौन से स्तंभ हैं? पहला है प्रो पीपल, दूसरा है प्रो एक्टिव, तीसरा है भागीदारी, चौथा है सशक्तिकरण, पांचवा है सभी का समावेश, छठा है समानता और सातवां है पारदर्शिता। नीति आयोग इन 7 स्तंभों के आधार पर कार्य करता है। प्रो पीपल का मतलब है ये समाज और लोगों दोनों की आकांक्षाओं को पूरा करता है। प्रो एक्टिव का मतलब है उनकी आकांक्षाओं का पता लगाना, यानी लोगों तथा समाज के आकांक्षाओं को पता लगाने का कार्य करता है। इसके अलावा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। सशक्तिकरण खासकर महिलाओं को सशक्त करने में भूमिका निभाता है। सभी का समावेशी विकास करता है तथा समानता तथा पारदर्शिता पर क्या करता है, नज़र रखता है, फोकस करता है, बढ़ाने का काम करता है। तो ये नीति आयोग के 7 स्तंभ थे। इसके अलावा नीति आयोग की प्रमुख योजनाओं की बात करें तो इसमें है अटल इनोवेशन मिशन, और अटल इनोवेशन मिशन के तहत ही जो नीति आयोग है
उसने एक लैब शुरू की है स्कूलों में, अटल टिंकरिंग लैब। अटल टिंकरिंग लैब में बच्चे क्या करते हैं, जो भी चीज़ें उनको मिलती हैं उनको खोलने और जुड़ने का काम करती है ताकि वे सीख सकें। फिर है मेंटर इंडिया अभियान। मेंटर इंडिया अभियान भी अटल इनोवेशन मिशन से ही जुड़ा हुआ है, जिसमें जो अटल टिंकरिंग लैब हैं उनमें जो बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए मेंटर ढूंढने का काम करता है मेंटर इंडिया अभियान। उसके बाद में महिला उद्यमिता कार्यक्रम। महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप में जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जाता है नीति आयोग के द्वारा। अगला है नीति आयोग के द्वारा जो भी सूचकांक जारी किए जाते हैं उसमें राजस्थान की कौन सी रैंक है। सबसे पहला सूचकांक है स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि स्कूल की शिक्षा पर फोकस करता है। और लेटेस्ट जो इसमें सूचकांक है वो 2019 वाला है। और बड़े राज्यों में राजस्थान की जो रैंक है वो है दूसरी। इसके बाद में अगला आता है राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2022। ये करता है स्वास्थ्य पर फोकस और 21 बड़े राज्यों में राजस्थान की रैंक है 20वीं। बहुत पीछे हैं, इसमें राजस्थान को काफ़ी काम करने की आवश्यकता है। अगला सूचकांक है समग्र जल प्रबंधन सूचकांक 2022, जिसमें राजस्थान की दूसरी रैंक है। इसके बाद में आता है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। हमारे देश ने 17 विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए 2030 का लक्ष्य रखा है, जिसमें राजस्थान की बात करें तो राजस्थान 2022 जो सूचकांक है उसमें 28 राज्यों में 22वें स्थान पर हैं। इसके बाद में आता है भारत नवाचार सूचकांक, यानी कि जो इनोवेशन इंडेक्स हैं वो 2022। इसमें राजस्थान की जो रैंक है वो है 12वीं। अगला आता है जिला अस्पताल सूचकांक 2022, जिसमें राजस्थान की रैंक है 15वीं। जो सूचकांक है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार आरएएस प्रीलिम्स में 3 क्वेश्चन आए थे सूचकांक से। आई होप कि यहाँ से आपके नीति आयोग के डाउट क्लियर हो गए होंगे। स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और हम कर रहे थे आरएएस प्रीलिम्स 2023 की प्रिपरेशन, जिसमें हम भारत की पॉलिटी पढ़ रहे थे। और भारत की पॉलिटी में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत निर्वाचन आयोग, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद में इसके कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान हैं, इसकी संरचना क्या है और इसको कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं, डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये है एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय, यानी कि ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय है। इसका मतलब ये है कि हमारे संविधान में पहले से इसका जिक्र है। और कहाँ पे जिक्र है, तो भाग 15 है हमारे संविधान का। उसमें अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक हमारे भारत निर्वाचन आयोग का जिक्र है। भारत में संघ यानी जो केंद्र के और राज्य चुनाव प्रक्रिया का संचालन करने की जिम्मेदारी इस ईसीआई की है, भारत निर्वाचन आयोग की है। यदि आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब की गई थी, 25 जनवरी 1950 के दिन इसकी स्थापना की गई थी। सचिवालय की बात करें तो नई दिल्ली में इसका सचिवालय है। और जो भारत निर्वाचन आयोग है वो कौन कौन से चुनाव करवाता है, तो वो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है। याद रखना, राज्य विधानसभाओं के चुनाव की जिम्मेदारी भी भारत निर्वाचन आयोग की है। जो राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी केवल और केवल जो लोकल बॉडीज होती है, यानी जो पंचायत और जो शहरी निकाय हैं, उनके चुनाव करने की जिम्मेदारी है। बाकी चुनाव भारत निर्वाचन आयोग की हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान हैं। तो संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है 324। 324 में ये लिखा हुआ है कि चुनाव का अधीक्षण यानी देखरेख करना, निर्देशन करना और नियंत्रण करना ये चुनाव आयोग में निहित है या चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 325 में धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को विशेष मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान है। कहने का मतलब है कि इन 3 आधारों पे किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कहा जा सकता कि आप मतदान के योग्य नहीं हैं, धर्म, जाति और लिंग के आधार पे। अनुच्छेद 326 में क्या है, तो 326 में है लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे। यानी जो व्यक्ति 18 वर्ष या 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र का है
वह लोकसभा और राज्य की जो विधानसभाओं के चुनाव है उनमें पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके बाद में आता है आर्टिकल 327 और 327 में है विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में जो भी प्रावधान हैं उन प्रावधानों के जो शक्तियां हैं वो शक्तियां कौन तय करेगा, वो शक्तियां संसद के द्वारा तय की जाएगी। 328 में ऐसे विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने के लिए राज्य विधानमंडलों के पास शक्ति है। 327 में शक्तियां हैं संसद के पास और 328 में हैं विधानमंडलों के पास में। इसके बाद में आता है आर्टिकल 329 आर्टिकल 329 में चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक लगाया गया। यानी कि यदि चुनावों में किसी भी प्रकार का कोई मामला आता है तो ऐसे मामले अदालतों में नहीं जा सकते। परंतु याद रखना, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो वह सुप्रीम कोर्ट में मामला जा सकता है। ध्यान रखना, केवल सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अभी यदि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की संरचना की बात करें तो मूल संविधान में या मूल रूप से ये एक सदस्यीय निकाय था, यानी केवल इसमें एक व्यक्ति ही हुआ करता था। लेकिन 1989 में इसमें संशोधन किया गया और इसको बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया। और वर्तमान में ये बहुसदस्यीय निकाय हैं जिसमें एक तो है मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त, यानी कि ये 3 सदस्यीय निकाय है। वर्तमान में ये 3 सदस्यीय निकाय हैं जिसमें एक है मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं। और इन तीनों की ही नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इन तीनों के कार्यकाल की बात करें तो 6 साल या 65 वर्ष की आयु, जो भी इन दोनों में से पहले हो जाए वो इनका कार्यकाल होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त है और समान वेतन एवं भत्ते, यानी कि चुनाव आयुक्त के जो ये तीनों मेंबर हैं इनको सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उन्हीं के समान दर्जा प्राप्त हैं। उनको जितना वेतन मिलता है इनको भी उतना ही वेतन मिलेगा। निष्कासन की बात करें यानी हटाने की बात करें तो एक तो है कि ये अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। दूसरा यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया जो है वो वही प्रक्रिया इनको हटाने के लिए एप्लीकेबल है, वही प्रक्रिया इनको हटाने के लिए अपनाई जाती है। बात करते हैं इसकी क्या क्या सीमाएं हैं। तो सीमाओं के बारे में देखो, संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण नहीं किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, संविधान में चुनाव आयोग के जो सदस्य हैं उनकी योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया कि उनको कौन सी शिक्षा प्राप्त करनी है, उनको कौन सा जो भी है प्रशासनिक है या न्यायिक है या कानूनी है, किसी भी प्रकार की योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया है। संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को भी निर्दिष्ट नहीं किया गया है। इनका जो कार्यकाल है वह संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो 6 वर्ष या 65 वर्ष का जो कार्यकाल है वह संसद के द्वारा निर्धारित किया गया है। संविधान ने सेवानिवृत्त हो रहे चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी और नियुक्ति से भी वंचित नहीं किया गया है। सपोज कि जो चुनाव आयुक्त है, तीनों मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त, वह यदि उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो वह कहीं और काम कर सकते हैं, उससे वंचित नहीं किया गया है। संविधान में इसका कोई भी जिक्र नहीं है। अब बात करते हैं हम इसकी शक्तियों की कि किस किस प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रशासनिक शक्तियों की। संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर देश भर में चुनाव निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग की है। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उन कॉन्स्टिट्यूएंसी का निर्धारण कौन करेगा? भारत निर्वाचन आयोग करेगा। इसके अलावा मतदाता सूची तैयार करना और समय समय पर उनका संशोधन करना तथा सभी पात्र मतदाताओं को पंजीकृत करना भी किसकी जिम्मेदारी है? भारत निर्वाचन आयोग की। इसके अलावा राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना, यह भी जिम्मेदारी इसी की है। इसके अलावा चुनावों में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करवाना और इसके माध्यम से राजनीतिक दलों के लिए चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करने का भी काम ईसीआई ही करता है। चुनाव कार्यक्रम तय करने की जिम्मेदारी भी ईसीआई की है। तो ये थी प्रशासनिक शक्तियाँ। अब बात करते हैं कि इसकी कौन कौन सी सलाहकार क्षेत्र अधिकार है या फिर अर्ध न्यायिक रूप में इसके पास अधिकार है। तो संसद और राज्य विधानसभाओं के मौजूदा सदस्यों के चुनाव के बाद अयोग्यता के मामले में आयोग के पास सलाहकार अधिकार क्षेत्र है। यानी चुनाव के बाद में यदि कोई सदस्य चुनाव में गड़बड़ी में पाया जाता है तो उसको अयोग्य ठहराने की जो जिम्मेदारी है वह ईसीआई की जिम्मेदारी है। और ये शक्तियाँ मतलब जो इनको हटाया जाता है वह राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा हटाया जाता है चुनाव आयोग की सिफारिश पर, और ये राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के लिए ही बाध्यकारी हैं।
राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवादों को निपटाने की जो अर्धन्यायिक शक्ति है वो किसके पास है? वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। तो ये था हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक छोटा सा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में। नमस्कार दोस्तों, स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, हम कर रहे थे आरएएस प्रीलिम्स 2023 की प्रिपरेशन, जिसमें हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही थी। और इंडियन पॉलिटी का आज का हमारा जो टॉपिक है वो है केंद्रीय सतर्कता आयोग, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसको हम सीवीसी के नाम से जानते हैं। आज की इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ, उसके बाद में हम डिटेल से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और 2018 में यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे, इसका परिचय पढ़ेंगे, उद्देश्यों के बारे में पढ़ेंगे, इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, नियुक्ति के बारे में पढ़ेंगे, पुनर्नियुक्ति के बारे में पढ़ेंगे, कार्यकाल के बारे में पढ़ेंगे और निष्कासन प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, कार्यों के बारे में पढ़ेंगे तथा इसके जो क्षेत्राधिकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सभी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं परिचय से, इंट्रोडक्शन से। केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 11 फरवरी 1964 को। स्थापना याद रखनी है, कब हुई थी? 11 फरवरी 1964 को। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय आपको मिलेगा इसका नई दिल्ली में। और जो 2018 में क्वेश्चन आया था वो आया था यहाँ से। 2018 में ये पूछा गया था कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो वो की गई थी के संथानम समिति की सिफारिश पर। के संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव से इसकी स्थापना की गई थी। यानी कि स्थापना के समय ये ना ही तो सांविधिक निकाय था और ना ही संवैधानिक निकाय था। और स्थापना के समय ये एक सदस्यीय निकाय था, यानी केवल और केवल इसमें एक सदस्य हुआ करता था स्थापना के समय। स्थापना के समय आयोग दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम, दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत कार्य करता था। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, स्थापना के समय दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत काम करता था केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसके बाद में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किया जाता है 25 अगस्त 1988 को और इसको सांविधिक दर्जा दे दिया जाता है और उसी समय इसको बहुसदस्यीय निकाय बना दिया जाता है। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक 2003 पारित किया जाता है और इसको सांविधिक आयोग का दर्जा दे दिया जाता है। अलग से पारित किया जाता है केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक 2003। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के जो उद्देश्य हैं उनकी बात करें, इनकी ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसका मुख्य कार्य था भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करना, और वह भी स्पेशली केंद्रीय लोक सेवा अधिकारियों के विरुद्ध। लेकिन समय के साथ इसका जो दायरा है, क्षेत्राधिकार है, उसको बढ़ा दिया गया। आगे हम क्षेत्राधिकार पढ़ेंगे तब देखेंगे कि इसके कौन कौन से और क्षेत्राधिकार बढ़ा दिए गए। बात करते हैं संरचना की, यानी स्ट्रक्चर की। तो वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है और इसमें 3 सदस्य हैं वर्तमान में। एक है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता जो आयुक्त हैं वह हैं श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। वेरी इंपॉर्टेंट। नियुक्ति की बात करें, अपॉइंटमेंट की बात करें, तो इनकी नियुक्ति, तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। चयन समिति में कौन कौन शामिल होता है? तो प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और केंद्रीय गृह मंत्री। चयन समिति में 3 व्यक्ति शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और केंद्रीय गृह मंत्री। यदि सीवीसी के जो अधिकारी हैं उनकी पुनर्नियुक्ति यानी री अपॉइंटमेंट की बात करें तो री अपॉइंटमेंट में यह कहा गया है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग में उन सदस्यों की पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, यानी एक बार ही केवल नियुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा केंद्र व राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद के लिए भी पात्र नहीं होंगे सीवीसी के अधिकारी। कार्यकाल यानी टेन्योर की बात करें तो 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए, वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 वर्ष का कार्यकाल होता है या फिर 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो जाए वो इनका कार्यकाल रहता है। निष्कासन प्रक्रिया या फिर पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है इनको? तो वो है 2 आधार। पहला है सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद और दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बिना।
सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद कदाचार और अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इसकी जांच करेगा कि वह कदाचार और असक्षम तो नहीं है। यदि वह ये पाए जाते हैं तो उनको हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। परंतु कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनके द्वारा बिना सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बिना भी हटाया जा सकता है, जिसमें है दिवालिया घोषित होने पर, लाभ के पद धारण करने पर और अपराध में दोष सिद्धि होने पर। इन तीनों में सुप्रीम कोर्ट की जांच की आवश्यकता नहीं है, वैसे भी हटाया जा सकता है। सीवीसी के कार्यों की बात करें, यानी फंक्शंस की बात करें तो कौन कौन से फंक्शन हैं। पहला है केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए किसी भी मामले की जांच करना, भ्रष्टाचार के तहत अपराधों की जांच के संबंध में सीबीआई के कार्यों का अधीक्षण करना, केंद्र सरकार के मंत्रालय एवं विभागों के सतर्कता प्रशासन पर नजर रखना। फिर है केंद्रीय व अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित सतर्कता एवं अनुशासनिक मामलों में कानून बनाते समय केंद्र सरकार को सलाह देना। इसके अलावा है मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन अधिनियम 2002 के तहत लेन देन संबंधी सूचना प्राप्ति का विशेष अधिकार, लोकपाल द्वारा अधिकारियों के विरुद्ध भेजी गई शिकायतों की प्राथमिक जांच कराने की शक्ति आयुक्त के पास है। इसके अलावा सीबीआई में पुलिस अधीक्षक या इससे ऊपर की रैंक के अधिकारी की नियुक्ति के लिए समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय सतर्कता आयुक्त करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है ये कार्य। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कार्य थे सीवीसी के। अब बात करते हैं सीवीसी के क्षेत्राधिकार यानी जुरिस्डिक्शन की, यानी कि सीवीसी का जो जांच का दायरा है वो कितना बड़ा है। तो सबसे पहले अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों से जांच पड़ताल कर सकता है सीवीसी। इसके बाद में केंद्र सरकार के समूह ग्रुप ए के जो अधिकारी हैं उनकी भी जांच कर सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, याद रखना केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में श्रेणी 5 लेवल 5 के स्तर के तथा उससे ऊपर के स्तर के जो अधिकारी हैं उनकी भी जांच कर सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सिडबी में श्रेणी डी तथा इससे ऊपर के जो अधिकारी हैं उनकी भी जांच कर सकता है। इसके अलावा सार्वजनिक उपक्रमों यानी कि जो PSUs होते हैं ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, मुख्य कार्यपालक तथा कार्यपालक मंडल एवं E8 तथा इससे ऊपर के अन्य अधिकारियों की जांच कर सकता है। इसके अलावा सामान्य बीमा कंपनियों में प्रबंधक एवं इससे ऊपर के अधिकारियों की जांच, जीवन बीमा निगमों में वरिष्ठ मंडलीय प्रबंधक एवं इससे ऊपर के अधिकारियों की भी जांच कर सकता है। केंद्र सरकार में 7800 रुपये प्रतिमाह DA प्राप्त करने वाले तथा इससे ऊपर वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारियों की भी जांच कर सकता है। DA मतलब डियरनेस अलाउंस। तो इन सभी अधिकारियों की जांच कर सकता है सीवीसी। तो ये टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए, एग्जाम काफ़ी नज़दीक। नमस्कार दोस्तों, स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों हम कर रहे हैं आरएएस प्रीलिम्स 2023 की प्रिपरेशन, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी का आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है केंद्रीय सूचना आयोग। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के नाम से जानते हैं। इस टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको एक बार उनके बारे में बता देता हूँ, फिर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आयोग के परिचय तथा उद्देश्य और संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आयोग के जो भी सदस्य हैं उनकी नियुक्ति, शपथ, कार्यालय, वेतन, योग्यता तथा उनकी अयोग्यता एवं उसको हटाने की प्रक्रिया और उनकी पुनर्नियुक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम आयोग के कार्य तथा आयोग को जो भी सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और अंत में हम जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे इससे रिलेटेड उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, परिचय से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले केंद्रीय सूचना आयोग। यदि आपसे स्थापना के बारे में पूछा जाए कि केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 12 अक्टूबर 2005 को केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात करें तो अभी वर्तमान में इसका मुख्यालय आपको मिलेगा दिल्ली में मिलेगा। केंद्रीय सूचना आयोग एक सांविधिक या वैधानिक आयोग है, स्टैच्यूटरी कमीशन है। सांविधिक या वैधानिक आयोग का मतलब है कि किसी अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और वह अधिनियम है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इसकी धारा 12(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 12 अक्टूबर 2005 को। यदि उद्देश्य की बात करें, ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो सूचना का सभी लोगों तक निर्बाध तथा सुगम्य पहुंच सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो आयोग में कुल 11 सदस्य होते हैं।
आयोग में कुल 11 सदस्य होते हैं। इसमें एक होता है मुख्य सूचना आयुक्त और 10 होते हैं अन्य केंद्रीय सूचना आयुक्त। टोटल 11 होते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो वर्तमान में श्री YK सिन्हा इसके मुख्य सूचना आयुक्त हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? श्री YK सिन्हा। आयोग के सदस्यों की यदि नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट की बात करें तो इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, वह भी एक चयन समिति की सिफारिश पर। और जो चयन समिति होती है उस चयन समिति में 3 लोग होते हैं। एक होता है प्रधानमंत्री जो कि उस चयन समिति का अध्यक्ष होता है। इसके अलावा लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है और तीसरा होता है कैबिनेट मंत्री। तो ये तीनों मिलकर चयन समिति में रहते हैं और इन चयन समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। ओथ की बात करें, शपथ की बात करें तो शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है आयोग के सदस्यों को। कार्यकाल यानी टेन्योर की बात करें तो वर्तमान में आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष है, जिसको 2019 में ही संशोधन किया गया है, क्योंकि इससे पहले जो आयोग के सदस्य हुआ करते थे उनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो हुआ करता था। लेकिन 2019 में केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन कर दिया और इसका कार्यकाल 3 वर्ष कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट एक नोट है कि राज्य सूचना आयोग में भी कार्यकाल केंद्र सरकार के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राज्य सूचना आयोग में भी कार्यकाल केंद्र सरकार के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में बात करें वेतन की तो मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन होता है 2.5 लाख रुपये प्रतिमाह है और अन्य सूचना आयुक्त का वेतन होता है 2.25 लाख रुपये प्रतिमाह है। इसका संशोधन भी 2019 में ही किया गया है। जो वेतन मिलेगा वो मुख्य सूचना आयुक्त को 2.5 लाख रुपये प्रतिमाह है और अन्य सूचना आयुक्तों को 2.25 लाख रुपये प्रतिमाह है मिलेगा। आयोग के सदस्यों की योग्यता या क्वालिफिकेशन की बात करें तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12 के क्लोज 5 के तहत ये कहा गया है कि जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं और जो अन्य सूचना आयुक्त हैं उनकी जो योग्यता है वो होनी चाहिए विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होंगे। यानी इन सभी क्षेत्रों में से किसी भी क्षेत्र में प्रख्यात होनी चाहिए मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त। अयोग्यता यानी डिसक्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि ये जो आयोग के सदस्य हैं ये संसद का सदस्य यानी MP हो, विधानमंडल का सदस्य यानी MLA या MLC हो या फिर लाभ के पद पर हो तो इन सदस्यों को अयोग्य ठहराया जा सकता है। आयोग के सदस्यों की निष्कासन प्रक्रिया या फिर उनको पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो 2 प्रकार से हटाया जा सकता है। एक है सर्वोच्च न्यायालय की जांच के पश्चात और दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बिना। सर्वोच्च न्यायालय की जांच के पश्चात 2 आधार हैं जिसमें एक है सिद्ध कदाचार और दूसरा है अक्षमता। इन 2 आधारों पर हटाया जा सकता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जांच के बिना भी हटाया जा सकता है। वो आधार हैं दिवालिया घोषित होने पर, शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम होने पर या फिर लाभ के पद धारण करने पर भी हटाया जा सकता है। पुनर्नियुक्ति यानी रीअपॉइंटमेंट की बात करें तो आयोग के सदस्यों को आयोग में पुनर्नियुक्ति नहीं किया जा सकता। एक बार नियुक्ति होने के बाद में पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। आयोग के कार्यों या फिर फंक्शंस ऑफ CIC की बात करें तो इसके कौन कौन से कार्य हैं? उसमें पहला है यदि किसी व्यक्ति द्वारा मांगी गई जानकारी देने से मना कर दिया गया हो तो इस आयोग के द्वारा जांच की जाएगी। निर्धारित समय में जानकारी नहीं दी गई हो, जानकारी देने के लिए ज़्यादा शुल्क लिया गया हो, दी गई सूचना झूठी या भ्रामक हो, यदि कार्यालय में जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति न हो जिसके कारण सूचना प्रदान करने में विभाग या कार्यालय असमर्थ रहा हो, या फिर RTI नियम के तहत किसी भी नागरिक से द्वितीय अपील प्राप्त करना एवं उसका निर्णय करना, इन सभी की जांच आयोग के द्वारा की जाती है। आपको बता दूं कि मैं जो RTI की जो शुल्क होती है वो 10 रुपये हैं और यदि SC और ST कैटेगरी से यदि आप हो तो आपका जो शुल्क है वो 0 रुपये है। अन्य कैटेगरी के लिए RTI की जो फीस है वो 10 रुपये हैं। ठीक है। केंद्रीय सूचना आयोग को कुछ सिविल न्यायालय की शक्तियाँ भी प्राप्त है जिनका वह प्रयोग कर सकता है।
वह कौन कौन सी शक्तियां हैं, तो उनमें है समन जारी करना एवं उपस्थित होने के लिए दबाव बनाना। किसी व्यक्ति को नोटिस जारी कर सकता है तथा उसको उपस्थित होने के लिए दबाव बना सकता है। इसके अलावा किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक दस्तावेज को मांगना, शपथ पत्र के रूप में साक्ष्य प्राप्त करना, कार्यालय से दस्तावेज मांगना एवं उनकी जांच करना तथा दस्तावेज प्रस्तुत करने एवं गवाह की उपस्थिति के लिए समन जारी करना, ये सब सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं आयोग के पास में। अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो स्वीडन विश्व का पहला देश है जिसने सूचना का अधिकार 1766 में अपनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, दुनिया में स्वीडन पहला देश था जिसने सूचना का अधिकार अपनाया 1766 में। राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम 26 जनवरी 2001 को लागू किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि राजस्थान भारत में तीसरा राज्य था सूचना का अधिकार अधिनियम लाने वाला। पहला था तमिलनाडु और दूसरा था गोवा और तीसरे पे था राजस्थान। भारत का मुख्य न्याय का कार्यालय भी सूचना के अधिकार के दायरे में शामिल कर लिया गया है। शुरू में ये भारत का मुख्य न्यायाधीश आरटीआई के दायरे में नहीं आता था, लेकिन वर्तमान में आरटीआई के दायरे में शामिल है। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम सर्वप्रथम 1996-97 में तमिलनाडु राज्य ने लेकर आया था। तो ये हमारा सूचना का जो सूचना आयोग था, राष्ट्रीय सूचना आयोग, वो एक टॉपिक था जिसको मैंने कंप्लीट कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं और एक लाइक और शेयर तो बनता है। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, हम कर रहे हैं आरएएस प्रीलिम्स 2023 की प्रिपरेशन, जिसमें हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है। और इंडियन पॉलिटी में हम पढ़ रहे हैं जितने भी आयोग हैं उनको। आज का हमारा जो आयोग है वह अंतिम आयोग है जिसका नाम है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसको हम NHRC के नाम से जानते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का परिचय पढ़ेंगे, इसके उद्देश्य क्या हैं, संरचना क्या है, इसमें कौन कौन से सदस्य हैं, इसके क्या कार्य हैं और इसकी क्या कमियां हैं, सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। आपसे यदि ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या संवैधानिक आयोग हैं या सांविधिक आयोग हैं, तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक या वैधानिक आयोग है, जिसको इंग्लिश में स्टैच्यूटरी कमीशन कहा जाता है। ये सांविधिक आयोग क्यों है? क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की गई थी। किसी अधिनियम के द्वारा स्थापना की जाए तो वह एक सांविधिक या वैधानिक आयोग होता है। यदि मुख्यालय के बारे में पूछा जाए तो मुख्यालय इसका मिलेगा आपको नई दिल्ली में। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। यदि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के उद्देश्यों की बात करें तो मानवाधिकार से संबंधित समाधान के लिए संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करना इसका। इसके अलावा मानवाधिकारों के अतिक्रमण को स्वतंत्रता पूर्वक बताना, जिससे सरकार का ध्यान मानवाधिकारों की ओर केंद्रित हो सके। आयोग की संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय आयोग है। इसमें कुल 13 सदस्य होते हैं, जिनमें एक होता है अध्यक्ष, 5 होते हैं पूर्णकालिक सदस्य और 7 होते हैं पदेन सदस्य। अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में श्री न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा इसके अध्यक्ष हैं। वेरी इंपॉर्टेंट हैं, वर्तमान में श्री न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा क्या हैं? अध्यक्ष हैं। प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा थे, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह कौन थे? रंगनाथ मिश्रा थे। अब इसमें यदि हम 5 जो पूर्णकालिक सदस्य हैं उनकी बात करें तो इसमें एक होता है उच्च न्यायालय में कार्यरत या रिटायर्ड जज, दूसरा होता है उच्च न्यायालय में कार्यरत या रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश। इसके अलावा 3 सदस्य मानवाधिकारों के ज्ञाता होंगे और इन 3 में भी एक सदस्य, कम से कम एक सदस्य महिला होना कंपलसरी है। इसके अलावा पदेन सदस्य होते हैं 7। वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, दूसरा होता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, तीसरा है राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, चौथा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष,
5वां है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, 6ठा है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष और 7वां है राष्ट्रीय दिव्यांग आयोग का अध्यक्ष। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है एक चयन समिति की सिफारिश पर, और उस चयन समिति में टोटल 6 सदस्य होते हैं, जिनमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। इसके अलावा लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा उपसभापति, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता और केंद्रीय गृह मंत्री, ये 6 लोग मिलके चयन समिति बनाते हैं और उस चयन समिति की सिफारिश पर उन सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल की बात करें तो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए इन दोनों में से, वह इनका कार्यकाल होता है। पुनर्नियुक्ति यानी रीअपॉइंटमेंट की बात करें तो आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की पुनर्नियुक्ति हो सकती है, लेकिन केंद्र व राज्य सरकार के अधीन अन्य पद धारण नहीं कर सकते। सदस्यों के निष्कासन प्रक्रिया या पद से हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो 2 आधार पर हटाया जा सकता है, एक सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद और एक सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बिना। सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद के जो आधार हैं वह हैं कदाचार या अक्षमता, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बिना भी हटाया जा सकता है। उसके 3 आधार हैं, दिवालिया घोषित होने पर, लाभ का पद ग्रहण करने पर या फिर न्यायालय द्वारा अपराधी सिद्ध होने पर हटाया जा सकता है। आयोग के कार्यों की बात करें तो समन जारी करने की शक्ति है, यानी किसी व्यक्ति या किसी भी संस्था को नोटिस जारी कर सकता है। केंद्र सरकार व राज्य सरकार व अन्य संस्था से रिपोर्ट मांग सकता है। केवल 1 वर्ष तक पुराने मामलों की जांच कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो या राज्य मानवाधिकार आयोग हो, केवल 1 वर्ष तक के पुराने मामलों की ही जांच कर सकता है। इसके अलावा पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति के लिए सरकार को सिफारिश कर सकता है। दोषी लोक सेवक के विरुद्ध कार्रवाई हेतु सरकार या प्राधिकरण से सिफारिश कर सकता है। इसके अलावा आयोग आवश्यक कार्रवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय में जा सकता है। मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करने का अधिकार है। इसके अलावा जो मानवाधिकारों के लिए जो NGO हैं उनको प्रोत्साहित कर सकता है तथा जेलों व बंदी गृहों में मानवाधिकारों के उल्लंघन का निरीक्षण भी कर सकता है। आयोग की कमियों की बात करें तो केवल सलाहकारी निकाय हैं, यानी ये केवल सरकार को सलाह दे सकता है। सरकार सिफारिशें सलाहकारी हैं, न कि बाध्यकारी। न तो किसी को दंडित कर सकता है और न ही पीड़ित को मुआवजा दे सकता है। आयोग केवल सरकार से सिफारिश कर सकता है। इसके अलावा सेना द्वारा किए गए मानव अधिकार हनन की जांच का अधिकार भी आयोग के पास में नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट है, सेना द्वारा किए गए मानव अधिकार हनन की जांच का अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास में नहीं है। तो ये हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का टॉपिक कंप्लीट होता है। स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं और एक लाइक और शेयर तो ज़रूर बनता है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।